on to Menti's daily news analysis. So finally, Chandrayaan has landed and India has made history. Now India has become the fourth country, that is after US, Russia and China. And this achievement was celebrated at the Mission Operation Complex at ISRO. So finally, congratulations to all, because the success, all this belongs to all of the humanity. Now we can aspire for the moon and beyond. Now, General Studies 1 Economic Geography से needed a well crafted social security net for all. So ये जो आपका आर्टिकल है, ये है आपका सोशल सिक्योरिटी गैप इन इंडिया कि जो 53% सैलरीड वर्कर्स है, दे लैक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन, साथ ही में हेल्थ केयर, एंड इवन देर आर मेनी वर्कर्स विच हैव limited access to benefit, and जो gig workers है, we can say that they have little or no social security support. अब कुछ challenges है इंडिया के सिस्टम में, जैसे कि इंडिया का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, इट रैंक पुअरली ग्लोबली, और जो पहले अटेम्प्ट्स दिए गए थे एस्टैब्लिश करने के लिए स्कीम्स को, वो भी हैव वी कैन से दैट नॉट एनी रिजल्ट हैज बीन देयर बिकॉज ऑफ अंडर फंडेड और अंडर यूटिलाइज. और कुछ जो वर्कर्स है अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में, दे लैक प्रोटेक्शन. अब यहाँ पे क्या चैलेंजेस कह सकते हैं या क्या प्रपोज सोल्यूशन आगे बताए गए हैं कि इंडिया को ज़रूरत है सोशल सिक्योरिटी एक्सपैंड करने की फॉर ऑल दी वर्कर, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगा कि कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से हो, एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर्स. साथ ही में गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए उनके लिए जो कि अनएम्प्लॉयड है और दे आर अर्निंग लेस. Next है on the moon, over the moon. So on 23rd August, yesterday around 6 p.m, India's Chandrayaan 3 lander made history by gently landing on the moon surface. अब जो ये achievement है, it is obviously a result of the previous failures and साथ ही में building a more reliable system because of the learnings what we have learned. अब significance क्या है इस landing का? अब इंडिया 4th country बन गया है अचीव करने के लिए जो सॉफ्ट लैंडिंग है मून सरफेस पे. अब जो ये सक्सेस है, इट इज़ नॉट जस्ट अ टेक्निकल ट्रम्प वी कैन से, बट एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए टू लीड इन द इंटरनेशनल स्पेस इवन. अब फ्यूचर क्या है? तो जो सक्सेस है चंद्रयान 3 का, इट विल बूस्ट इंडियाज कॉन्फिडेंस इन परसुइंग वी कैन से एडवांस मिशन, जैसे कि आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड साथ ही में क्वांटम कम्युनिकेशन. अब जो कोलैबोरेशन है प्राइवेट सेक्टर के साथ, वो भी एक वाइटल रोल प्ले करेगी इन एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड एक्सपैंडिंग इंडिया स्पेस कैपेबिलिटी को. नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये इंटरनेशनल रिलेशन से है, दैट इज यूके और इंडिया की ट्रेड और पार्टनरशिप को लेकर. ये कि जो यूके है, इट वैल्यूज ट्रेड एंड पार्टनरशिप इंडिया के साथ. इवन यूके तो एडवोकेट फ्री एंड फेयर ट्रेड, जिसका एम यही है कि हम फॉर्ज करें ट्रेड डील ग्रोइंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया के साथ. अब जो कंट्रीज है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड इन रिलेशनशिप वर्थ वी कैन से 36 in 2022 and both nation benefit from various investment and trade. और जो साथ ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, UK is in discussion with India about an ambitious free trade agreement that could further enhance their in trade रिलेशनशिप. एंड बाकी यहाँ पे डिस्कशंस चल रही है ऑन गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कि कैसे दोनों साइड्स का एम यही है कि बेनिफिशियल और हम फेयर डील कर पाए. नेक्स्ट आपका है 3 and 4. इससे साइंस और एथिक्स दोनों में मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट एआई का रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड हाउ इट इज एथिकल और नॉट एथिकल. क्योंकि अभी हो ये रहा है कि जो एआई है एंड मशीन्स, दे आर इंक्रीजिंगली यूज्ड टू असिस्ट ह्यूमंस इन डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग गवर्नेंस. लेकिन जो अडॉप्शन है एआई का डिसीजन मेकिंग में, उसमें कुछ एथिकल चैलेंजेस आते हैं. एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हम बोल सकते हैं कि आते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी आती है ट्रांसलेट करने में ह्यूमन मोरालिटी को इनटू एल्गोरिथम्स. अब एथिक्स का क्या एआई में चैलेंजेस हो सकता है? अगर तो इंकॉर्पोरेट करना है एथिक्स को एआई में, तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स टास्क, क्योंकि
यहाँ पे जो challenges आ सकते हैं, अगर कोई decision AI डेटा पे मान लीजिए लिया गया है कोई भी मशीन के द्वारा, तो उसमें कौन अकाउंटेबल होगा? AI सिस्टम, डेवलपर या वो ऑफिशियल जो AI आउटपुट को यूज कर रहा है? तो इसीलिए जो प्रोग्रामिंग एथिक्स है इनटू मशीन, इट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन, और ये उसी पर है दैट कैन AI बी एथिकल और मॉरल। नेक्स्ट एनवायरनमेंट से है दैट इम्प्लीमेंट इन अ कार सेफ्टी प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है एक स्टार रेटिंग सिस्टम, जिसको बोला जा रहा है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, दैट इज NCAP वी कैन से इन शॉर्ट, असेस करने के लिए सेफ्टी ऑफ कार्स को। अब कार्स जो है इट विल रिसीव अ रेटिंग ऑफ 1 to 5 बेस्ड ऑन देयर सेफ्टी परफॉर्मेंस। एंड साथ ही में यहाँ पे जो ये भारत NCAP है ये वॉलंटरी है, बट कुछ सर्टन सिनेरियोज माइट रिक्वायर मैंडेटरी क्रैश टेस्टिंग। एंड साथ ही में जो एम यही है कि हम जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनको इम्प्रूव करें कार के, और हेल्प करें कंज्यूमर्स को कि इन्फॉर्म डिसीजन ले जाए फॉर सेफर व्हीकल्स। General studies to international relation, that India welcome consensus-based approach to expand BRICS. So अभी जो ongoing BRICS summit हो रहा है, that is the 15th BRICS summit. So Prime Minister has welcomed the expansion of the BRICS grouping through a consensus-based approach. अभी BRICS में कौन-कौन है? That is Brazil, Russia, India, China and South Africa. Now India supports the idea of enlarging the membership because obviously by emphasizing a collaborative process, and even Prime Minister has highlighted कि जो इंडिया की कमिटमेंट है to the welfare of the global south and urge member state to benefit from इंडिया के डिजिटल सॉल्यूशन से। इन्होंने इवन ये भी मेंशन करा जो कि इंडिया का प्रपोजल है टू इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन in G20 and emphasize the importance of expanding the BRICS membership. Next will retain special status of North East state, ऐसा सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है। तो अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट है इनको अश्योरेंस दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडियन गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है मॉडिफाई करने की जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है सेफगार्डिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर। अब ये अश्योरेंस कब हुई थी? जब यहाँ पे हेयरिंग्स चल रही है 370 के जो आर्टिकल को चैलेंजेस अगेंस्ट लगाए गए हैं। अब जो आर्टिकल 371 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंश्योर करता है प्रोटेक्शन कल्चर इकोनॉमिक एंड साथ ही में लीगल इंटरेस्ट ऑफ 12 स्टेट, जिसमें इंक्लूडेड है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मणिपुर। अब ये जो कंसर्न्स यहाँ पे आए गए हैं वो इसलिए बिकॉज वी कैन से कि इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने रिसेंटली एक एथनिक वायलेंस जो मणिपुर में देखा था। तो इसीलिए जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने क्लैरिफाई करा है कि जो आर्टिकल 370 है जिनको ऑल्टर किया गया था इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन, लेकिन जो आर्टिकल 371 जो स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है स्टेट के लिए इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो गवर्नमेंट का अभी कोई प्लान नहीं है मॉडिफाई करने के लिए इन प्रोविजन को जो बेनिफिट कर रही है नॉर्थ ईस्टर्न और बाकी रीजन्स को। नो नीड टू शॉर्टेज ऑफ टीबी ड्रग, स्टेट आस्क्ड टू बाय देम ऑन देयर ओन। तो जो अभी टीबी मेडिसिन और जो शॉर्टेज है इंडिया में, क्योंकि इंडिया करंटली एक्सपीरियंस कर रहा है सीवियर शॉर्टेज ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स, जिसमें इंक्लूडेड है मेडिकेशंस एंड साथ ही में ड्रग सेंसिटिव एंड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को लेकर। अब ये जो शॉर्टेज है ये स्टार्ट कैसे हुई थी? ये हुई थी रिफ्रम्पिसिन से, जो कि एक ड्रग है जो टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड with the sufficient doses for both treating of these two kinds of drug. तो अभी एफर्ट्स क्या लिए गए हैं इस एड्रेस करने के लिए शॉर्टेज को? तो तमिलनाडु में तो जहाँ पे शॉर्टेज ऑब्जर्व है स्टेट का जो मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन है दे आर प्रोक्योरिंग ड्रग, वहाँ पे एफर्ट्स लगाए गए हैं कि एक तो बफर स्टॉक को मैनेज किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ड्रग्स उन डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे सरप्लस है टू दोज डिस्ट्रिक्ट्स विच आर एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज। India said to be set to ban sugar export as yield drop.
तो ऐसा हो रहा है कि इंडिया एक्सपेक्टेड है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए बैन ऑन द शुगर मिल्स which are exporting sugar in the upcoming season from October. And ये भी first time हुआ है 7 years में that India will halt sugar shipments due to reduce cane yield and साथ ही में which has been caused by insufficient rainfall. अब जो ये डिसीजन है ये प्राइमरली आया कैसे? इट वॉज एक्चुअली प्राइमरली ड्रिवन बाय द नीड टू मीट लोकल शुगर डिमांड्स. अब ये यही है कि हम ऑलरेडी जो मूव है इट इज एंटिसिपेटेड कि कंट्रीब्यूट करेगा हायर इंटरनेशनल बेंचमार्क शुगर प्राइसेस में. नेक्स्ट, शुगर इंडस्ट्री डिमांड रोड मैप ऑन इथेनॉल सोर्सिंग. तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है इंडियन शुगर मिल के, उन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड किया जाए फॉर इथेनॉल सोर्सिंग फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री. एंड इवन ही हैज एम्फसाइज्ड द नीड कि जो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी क्या ज़रूरत है, न्यू प्लांट्स कंस्ट्रक्शन करने की क्या ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट्स किस तरह की होनी चाहिए, और जो क्लियर आपके प्राइसिंग है जो कि आपका FRP पे डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है और शुगर प्राइसेस पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट डेटा लिखने के लिए है कि नीति आयोग का जो टारगेट है 1400 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करना टू अचीव अ 20% ब्लेंडिंग रेट बाय 2025 to 26, क्योंकि करंटली अभी 550 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल है जो अभी करंट इथेनॉल ईयर में प्रोड्यूस किया गया है विद अ सफिशिएंट पोर्शन कमिंग फ्रॉम द शुगर इंडस्ट्री. अब शुगर इंडस्ट्री का एम ये है कि नियरली 17,500 करोड़ नियरली इन्वेस्ट करना टू क्रिएट एडिशनल इथेनॉल कैपेसिटी एंड साथ ही में कुछ एक्सपेक्ट करना रीजनेबल रिटर्न, जिसके लिए आपको एक क्लियर रोड मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो ये थी आज की एनालिसिस. अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेट द अकेडमी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.